Hello, good morning to all student. नमस्कार, वंदे मातरम. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट. नमस्कार, वंदे मातरम. हम पढ़ रहे थे यहाँ पर वुमन रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी. प्रीवियस लेक्चर वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट structure of ovary. Inside of the structure of ovary there are two type of main process found. First is follicogenesis, second is oogenesis. So there are two type of process found in the ovary during embryonic life. These process are start from the embryonic life. First process known as folliculogenesis, second process is oogenesis. We are already discussed about the folliculogenesis. Inside of the ovary there are many type of follicles are formed. First is primordial follicles, then primary follicles, then secondary follicles, then tertiary follicles, and last finally Griffin follicles are formed in the female ovary. These follicles, these reactions are found after the puberty and onset of the puberty to till menopause cycles. Then these folliculogenesis are maintained in the menarche, in between the menarche and menopause stage. Then next second type of structures and stage known as the oogenesis stage. Oogenesis stage will be start today. We will discuss about oogenesis today. तो हम यहाँ पर आगे यहाँ बात करेंगे कि किस प्रकार से oogenesis है वो यहाँ पर काम कर रही है. oogenesis स्टेज है, उसके अंदर आप देखेंगे. अब हम वन बाय वन यहाँ पर करेंगे कि कैसे oogenesis है वो किस प्रकार से यहाँ वर्क कर रही है. तो oogenesis का मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ ओवम in the ovary, in the gonad, in the female. So it is a very complex and very lengthy structure से lengthy stage in the female. तो इसलिए हमें ये एक इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है oogenesis की, तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह फंडामेंटली क्लियर करना होगा. क्योंकि oogenesis से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टीचर्स को इसका क्या फंडामेंटल क्लियर नहीं होता. तो हमें इसे बहुत ही फंडामेंटल और इस कॉम्प्लेक्सिटी को बड़े सरल तरीके से, इजी तरीके से हम इसका समझने का प्रयास करेंगे. और मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से oogenesis की क्रिया होती है. क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो oogenesis होता है या मेमल्स के अंदर जो oogenesis होता है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट करते हैं विभिन्न स्ट्रक्चर्स को. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेबी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इम्प्लांटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं ये ऑर्गन यहाँ पर. और पूरी के पूरी बेबी जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसको यहाँ पर डेवलपमेंट और नरिशमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये ऑर्गन सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये एक इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही यहाँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है, एक जटिल स्ट्रक्चर बन रही है. वो जटिल स्ट्रक्चर मेल से यहाँ पर डिफर कर रही है. मेल का तो केवल एक ही फंक्शन होता है यहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमेट्स इन दी फीमेल वेजाइना, फीमेल जेनिटल ऑर्गन. बट उसके बाद में पूरी की पूरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ फीमेल ऑर्गन्स की हो जाती है. इसलिए नेचर ने यहाँ पर फीमेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है वो फॉर्म किए और उन वो ऑर्गन इस प्रकार से बनाई कि पूरी की पूरी प्रोजेनी को जो निर्माण हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रहा है एक बेबी का, उसको किस प्रकार से सपोर्ट करे. एक लाइफ को, एक प्रोजेनी को, एक स्पीशीज को अपनी मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए फीमेल को नेचर ने ये एक विशेष कैरेक्टर है वो दिया गया है. इसी कैरेक्टर के दौरान हम यहाँ पर बात करेंगे oogenesis की क्रिया, oogenesis की घटना अपन क्या है. तो मैं कह रहा हूं एक वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. इसे हम यहाँ पर पढ़ने का यहाँ पर देखते हैं सरल तरीके से हम यहाँ पर स्टडी हम यहाँ करेंगे. तो oogenesis देखिएगा, आप देखिए
oogenesis एक ऐसी क्रिया है, ऐसी मैकेनिज्म है जो इन एम्ब्रियोनिक लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस है एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट नहीं होता, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है वो स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और टिल डेथ तक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। लेकिन oogenesis यहाँ पर डिफर है। यहाँ oogenesis हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक तौर पे जब बेबी या कह सकते हैं ओवरी का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं यहाँ नियर अबाउट 10 to 11 वीक ऑफ द बेबी है, 10 to 11 वीक का जो बेबी है, यहीं से oogenesis विल बी स्टार्ट। यहाँ हम कह सकते हैं oogenesis इसी रिएक्शन से, इसी टाइम से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ उगोनिया हम कहेंगे, उगोनियम, एक उगोनियो को हम उगोनियम के सिंगुलर वर्ड के रूप में हम उगोनियम वर्ड काम में लेते हैं। एक्चुअल में हमें यह ग्रुप ऑफ उगोनिया बनेगा, तो इसलिए हमें उगोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं ओवेरी के अंदर जब बेबी, फीमेल बेबी है वो 10 to 11 वीक है, या नियर अबाउट 10 to 11 वीक है, इस समय का बेबी एम्ब्रियो फिटस होता है, इस समय oogenesis की क्रिया स्टार्ट हो सकती है, तो होती है। तो हम कहते हैं कि फीमेल के अंदर oogenesis है वो कब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट कब होता है, ये इन एम्ब्रियोनिक लाइफ है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तो जैसे स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ क्या निर्माण होता है, तो पीजीसी जो जर्म सेल थी, पीजीसी प्रिमोडियल जर्म सेल थी, जो एक्स्ट्रा गोनेडियल जर्म सेल है, जिसकी बात हम कर चुके हैं पहले, इसे डिस्कस कर चुके हैं। एक्स्ट्रा गोनेडियल है, योग सैक किसे बनाती है, ये पीजीसी यहाँ ओवेरी के अंदर आएगी और उगोनियम का निर्माण यहाँ पर करती है। ये उगोनियम में बनता है। यहाँ आप कह सकते हो कि उगोनियम में कब तक बनता है, तो उगोनियम में आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ लगातार यहाँ माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर बात करूं, लगातार यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा, तो एक ग्रुप ऑफ उगोनियम यहाँ पर बनेगा। ये सब जो स्ट्रक्चर है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है, ग्रुप ऑफ उगोनियम बनेगा। कब तक बनेगा, जब तक यहाँ पर 20 वीक तक प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड है वो कितना हो जाए, यहाँ पर 20 वीक का जो बेबी हो जाता है तब तक यहाँ पर उगोनियम का निर्माण होता है। ये जो उगोनियम बनते हैं, ये उगोनियम में यहाँ पर आप देखोगे इसे क्या कहेंगे, कितने बनेंगे यहाँ, तो नियर अबाउट 6 to 7 लाख उगोनियम यहाँ पर फॉर्म होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, हाउ मेनी उगोनियम फॉर्म इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, तो 6 to 7 लाख उगोनियम यहाँ पर फॉर्म होंगे। कब तक फॉर्म होंगे, तो आपका आंसर होगा नियर अबाउट 20 वीक्स का जो बेबी एम्ब्रियो फिटस हो जाता है तब तक यहाँ पर उगोनियम का निर्माण होता है। व्हेन यहाँ पर उगोनियम बना, देन द आफ्टर फिटल लाइफ अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ इसके बाद में इसमें आगे चलेंगे तो ऑन बर्थ हम देखेंगे, बेबी का जब बर्थ होगा तो उस समय ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये उगोनियम नहीं रहते हैं, ऑन बर्थ है यहाँ पर, ये होते हैं यहाँ पर प्राइमरी oocyte, ऑन बर्थ है यहाँ बन जाएगा, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी oocyte जैसे ही बनेगा तो उस समय बेबी का बर्थ होता है। बर्थ के टाइम में हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte फाउंड इन द बेबी, तो यहाँ पर आंसर होगा नियर अबाउट 2 लाख प्राइमरी oocyte है प्रेजेंट इन दी ओवेरी, इन दी बोथ ओवेरी, या 2 लाख आपके पास में प्राइमरी oocyte होंगे। हाउ मेनी उगोनियम कितने थे, यहाँ एक क्लस्टर ऑफ उगोनियम यहाँ प्रेजेंट है इनसाइड ऑफ दी ओवेरी। कब, जब 20 वीक की यहाँ गर्ल चाइल्ड होती है वो इसके अंदर ही है, लेकिन जब बर्थ के टाइम में यहाँ ये और उगोनियम कन्वर्ट इनटू दी प्राइमरी oocyte। हाउ मेनी प्राइमरी oocyte फाउंड ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ द बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ इन दी गर्ल चाइल्ड, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर देयर आर 2 लाख उगोनियम और प्राइमरी oocyte, उगोनियम कन्वर्ट इनटू दी प्राइमरी oocyte। यहाँ पर देखिएगा इसका मीनिंग अब माइटोटिक डिवीजन है यहाँ पर बंद हो गया, जितने यहाँ पर ये थे जितने यहाँ प्राइमरी oocyte बनेंगे। अब यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप हो गया कि बर्थ के टाइम में कितने यहाँ पर प्राइमरी oocyte है, 2 लाख है, उगोनियम कितने बने थे यहाँ पर 6 to 7 लाख हो गए, तो ये उगोनियम क्या हो गया, कम हो गया। इसका मीनिंग है कुछ उगोनियम है यहाँ पर डीजनरेट हो गए। यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ उगोनियम आर डीजनरेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ उगोनियम यहाँ पर डीजनरेट हो गए। जैसे डीजनरेट हुए तो ऐसे उगोनिया को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे उगोनिया को हमें एस्टेटिक उगोनिया, एस्टेटिक फॉलिकल के नाम से जानते हैं कि जितने हमने फॉलिकुलोजेनेसिस से किया था, फॉलिकुलोजेनेसिस में
प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल यहाँ पर किए थे। तो ये उस फॉलिकल के यहाँ साइमल्टेनियसली ये रिएक्शन चलती है, ओजेनेसिस की रिएक्शन यहाँ पर चलती है। तो ओजेनेसिस आपके देखिएगा स्टार्ट यहाँ से हुआ था। अब मैं बर्थ की बात कर रहा हूँ, बर्थ में यहाँ प्राइमरी oocyte है, डीजनरेट हो गए यहाँ। इस डीजनरेशन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसे फॉलिकल बनते हैं, इन फॉलिकल्स का नाम दिया गया, इसे हम कहेंगे एट्रेटिक फॉलिकल्स। ऐसे फॉलिकल को आप क्या कहोगे, एट्रेटिक फॉलिकल के नाम से इसे जानते हो। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है। इसके बाद में आप देखिएगा एट्रेटिक फॉलिकल है वो आगे क्या कर रहा है। तो अब बर्थ के बाद में अब नेक्स्ट स्टेज आएगी, उसको ऑन बर्थ के बाद में हम यहाँ पर कह सकते हैं प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी का मीनिंग है यहाँ पर फीमेल नियर अबाउट 10 ईयर्स से 12 ईयर्स की फीमेल होगी। यहाँ पर जो गर्ल साइड है उसकी एज क्या होगी, ये 10 ईयर की होगी। ये इतना एक लंबा गैप निकलता है, तब तक ये जो ऑन बर्थ 2 लाख प्राइमरी oocyte थे, ऑन प्यूबर्टी के टाइम में ये 2 लाख से यहाँ पर कम होके नियर अबाउट 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में प्राइमरी oocyte यहाँ पर पड़े रहेंगे यहाँ पर। तो प्यूबर्टी के समय दोनों ओवरी के अंदर इन अपन कह सकते हैं कितने आपके पास में प्राइमरी oocyte है। तो आप कहोगे इन केस ऑफ फीमेल है, इन केस ऑफ ह्यूमन के अंदर बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा 60,000 से 80,000 या प्राइमरी oocyte है बचे हुए पड़े हैं यहाँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन यहाँ नीट का क्वेश्चन क्या है, आप जन्म के समय, बर्थ के समय किस स्टेज में ये पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, प्राइमरी oocyte में यहाँ पर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली हम ये भी करेंगे आगे कि कैसे यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte है, कैसे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है। तो यहाँ प्यूबर्टी के समय यहाँ 60,000 से 80,000 तक यहाँ पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देखिएगा प्राइमरी oocyte है यहाँ, प्यूबर्टी के समय क्या हुआ, प्राइमरी oocyte है यहाँ, प्राइमरी oocyte है बन गया यहाँ। यहां तक जो डिवीजन हुआ था, इस डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। इसके बाद में डिवीजन नहीं होता है, प्राइमरी oocyte में डिवीजन रुक जाता है। प्राइमरी oocyte में यहां पर डिवीजन स्टार्ट होता है। कौन सा डिवीजन स्टार्ट होता है, तो अब आप कहोगे मियोसिस विल बी स्टार्ट इन द प्राइमरी oocyte। मियोसिस स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि बर्थ के टाइम में किस स्टेज में होते हैं, प्राइमरी oocyte में। क्या बर्थ के टाइम में जो डिवीजन होता है उस डिवीजन में आगे वो होता है या रुका हुआ होता है, तब आप देखिएगा इन प्राइमरी oocyte में या इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज मियोसिस विल बी स्टार्ट। मियोसिस है वो स्टार्ट था यहाँ पर। तो यहाँ मियोसिस जैसे ही स्टार्ट था, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये मियोसिस 2 टाइप का होता है। मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन अरेस्टेड, ये यहां पर अरेस्ट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, या मियोसिस फर्स्ट की अपन स्टेज देख सकते हैं कि कई स्टेज होती है मियोसिस फर्स्ट में। जैसे आप कहोगे प्रोफेज फर्स्ट, इसके बाद में मैं दूसरी स्टेज लिखूं मेटाफेज फर्स्ट, इसके बाद में एनाफेज फर्स्ट, इसके बाद में टीलोफेज फर्स्ट। ये 4 स्टेज है। प्रोफेज की जो स्टेज है आप देखिएगा डिवीजन, सेल डिवीजन का एक पार्ट है। लेकिन मैं यहां पर ये बात आगे तो ये बताना चाहूंगा कि यहां जो प्रोफेज फर्स्ट है इसे डिवाइड कर रहे हैं इन सब फेजेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो यहां प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटीन स्टेज है, डिप्लोटीन जो स्टेज है वो सब स्टेज है, यहां पर जाके ये डिवीजन है वो अरेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। आपसे यह पूछ सकते हैं कि कहां पर जाके ये अरेस्ट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी oocyte है उसके अंदर क्रोमोसोम है वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट कर लिया गया। कुछ यहां पर है वो अरेस्टिंग फैक्टर डेवलप होते हैं, तो इसे इनहिबिटिंग फैक्टर यहां पर डेवलप होते हैं, वो इनहिबिटिंग फैक्टर इसको यहां पर अरेस्ट कर लेंगे। तो यहां इस अरेस्टिंग कंडीशन में प्राइमरी oocyte है और उस प्राइमरी oocyte तक अपन कह सकते हैं कि बर्थ होता है। ये फिर प्यूबर्टी तक जाते हैं, ये फॉलिकल्स प्यूबर्टी तक जाते हैं तो 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स का यहाँ पर निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये आप यहाँ तक की बात आप समझ चुके होंगे। ये अब इसको हम मैं एक यहाँ जो स्लाइड आपके साथ में बनाई गई है, इस स्लाइड के साथ में यहाँ पर मैं बात करूंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द oogenesis।
इसको हम क्या है oogenesis से कहेंगे, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्या डिफरेंशिएट है तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें मियोसिस है वो नॉर्मल होता है, किसी प्रकार का अरेस्ट जैसी यहाँ घटनाएं इवेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन है वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। ये बात आप समझे होंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है। इसी यदि समझ गए तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, जीवन में कभी भूलोगे नहीं यहाँ पर, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह आप चलाओगे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसके साथ में ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस चैप्टर का बहुत बड़ा अपना एक इंपॉर्टेंस है और समझने में, अपनी लाइफ को चलाने में। तो इस प्रकार हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ फिर कह रहा है कि इट बिगिंस इन फीमेल बिफोर दे आर इवन बोर्न, दैट इज ड्यूरिंग देयर इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ है। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट का। ये अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि किस लाइफ के अंदर यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है oogenesis, तो आपका आंसर होगा इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग अर्ली फीटल डेवलपमेंट प्रिमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट फ्रॉम द योक सैक टू द ओवेरीज। ये बात हम कर चुके हैं कि जो प्रीमोडियल जर्म सेल ओगोनियम का फॉर्मेशन कहां से होगा, जर्म सेल से होगा, और जर्म सेल कहां से होकर आएगी, यहाँ पर ये जो पीजीसी बनती है डिप्लॉइड सेल होती है, ये कहां से आ रही है, तो आउटसाइड ऑफ द गोनेड आ रही है, जो योगसेक बना रहा है प्रारंभिक अवस्था में। तो इसे और एंडोडर्मल यहाँ होती है, इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्मल होता है, इसलिए हम पीजीसी को एक्स्ट्रा गोनेडियल सेल के नाम से जानते हैं। तो ये बात एक स्लाइड के द्वारा कही हमने। यहाँ समझा कि 60 से 80,000 यहाँ प्राइमरी oocyte है और प्यूबर्टी के समय यहाँ पर ये पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल यहाँ पर चलता है। इस साइकिल को हम मेनेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेनेस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। मेनेस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टार्ट हुआ, नेचर ने इवोल्यूशन क्यों किया, इसलिए किया कि अब आपके पास में जो ओवेरी है, या मैं यहाँ बात करूं, यहाँ आप समझिए कि ये अपने ओवेरी है। इस ओवेरी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। यहाँ इस चीज को आप ध्यान से समझे, ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। कितने प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है आपके पास में, तो आप कहोगे 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। अब इन 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी oocyte है, लेकिन जन्म के समय क्या था, 2 लाख था। इसका मीनिंग और प्राइमरी oocyte है वो डिजेनरेट हो गए, यहाँ पर फॉलिकल से डिजेनरेट हो गए। तो जितने भी हम कह सकते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ है, एम्ब्रियोनिक लाइफ है, वहां से लेकर प्यूबर्टी तक की बात करें, पहले प्यूबर्टी तक मेनी फॉलिकल्स है, मेनी फॉलिकल्स आर डिजेनरेट। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एट्रेटिक फॉलिकल्स जो डिजेनरेट होते हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स। और इसे इवेंट के लिए एक नाम और दे दिया गया, एट्रेसिया। इस इवेंट को आप क्या कहोगे यहाँ पर, एट्रेसिया के नाम से इसे जानेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं एट्रेसिया। तो एट्रेसिया की कंडीशन यहां पर डेवलप हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट का। नीट के अंदर इसको कई बार पूछा गया है कि एट्रेसिया, व्हाट डू यू मीन अबाउट द एट्रेसिया। एट्रेसिया का मीनिंग है डीजेनरेट फॉलिकल फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लाइफ टू द प्यूबर्टी। जो यहाँ एट्रेसिया बन रहा है, एट्रेटिक फॉलिकल बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एट्रेसिया कंडीशन कहेंगे, एट्रेसिया इवेंट कहेंगे यहाँ। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई है। अब यहाँ पर भी देखिए 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स है फर्स्ट प्यूबर्टी के दौरान, फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल है। फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल से लास्ट जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल है, यहां तक चलते चलते आप देखोगे कि केवल यहां कल आपको बताया था 400 से लेकर 500 के बीच में जो फॉलिकल्स है वो यहां पर पहुंचेंगे, या कह सकते हैं ओवा बनाएंगे। ओवा का निर्माण कौन करेंगे, ऑल फॉलिकल, ऑल प्राइमरी oocyte नहीं करते, केवल 400 to 500 ओवा यहां फॉर्म कर रहे हैं। कौन कर रहा है यहाँ पर, कैसे कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ पूरी लाइफ में, पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में मीनोर्की टू मीनोपॉज है वो इतने ओवा बन रहे हैं। इसका मीनिंग जितने 60,000 से 80,000 के बीच में जो अपने पास में प्राइमरी oocyte थे, वो उसमें से ओनली 400 to 500 जो प्राइमरी oocyte है वही मेनेस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर पिक करेंगे, पहुंच पाएंगे या एंटर कर पाएंगे। बाकी या मेनेस्ट्रुअल साइकिल में एंटर ही नहीं कर पाते हैं यहाँ। तो इसलिए
ये इतने कम संख्या में जाके यहाँ मेनेस्ट्रुअल साइकिल में एंटर कर पाएंगे, और उसमें भी जो एंटर कर गए, यहाँ ओवा का निर्माण हो गया, यहाँ सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, उसमें भी स्पर्म के साथ में जो फर्टिलाइज हो जाएगा वो फिर उसके बाद में बेबी का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार के इवेंट यहाँ पर होते हैं। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इसका डिवीजन की मैं बात करूं, माइटोटिक डिवीजन होता है वो कैसे होता है। तो प्यूबर्टी के टाइम में ये जो आपके पास में यहाँ पर है, कौन है, यहाँ एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। ऐसी स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हो। प्राइमरी oocyte आपके पास में बना है। यहाँ पर मैंने कहा कि डिवीजन जो है, यहाँ आप देखोगे मियोसिस फर्स्ट है वो अरेस्ट है, मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट है। कहां अरेस्ट है, तो प्रोपेज बस्ट में अरेस्ट है। प्रोपेज बस्ट में भी कहां अरेस्ट है, तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर यहां पर अरेस्ट है। इतनी बात आप पहले समझ चुके होंगे। इसके आगे आप देखिएगा, जैसी मेनेस्ट्रुअल साइकिल ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी यहां स्टार्ट होगा, तो ओवुलेशन से यहां पर बात करें, यहां पर ओवुलेशन ग्रेपिन फॉलिकल के अंदर ओवुलेशन होगा। तो प्रायर ऑफ द ओवुलेशन, प्रायर ऑफ ओवुलेशन, प्रायर कितना है यहां पर, तो आप कहोगे प्रायर ऑफ द 36 to 48 आवर। यहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, 36 आवर से लेकर 48 आवर पहले यहां मियोसिस फर्स्ट वापिस स्टार्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट है वो स्टार्ट होता है, विल बी स्टार्ट। जैसे मियोसिस फर्स्ट यहां पर स्टार्ट होगा, वापिस यहां पर स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा, यहां पर ओवुलेशन के ठीक यहां 36 to 48 आवर पहले यहां पर मियोसिस स्टार्ट होगा। फर्स्ट कौन जो अरेस्ट हुआ था डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये अब थोड़ा अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल होने के कारण एक बड़ी सेल बनेगी, एक स्मॉल सेल बनेगी, और ये सेल क्या हो जाएगी यहाँ पर हैप्लॉइड, और ये सेल भी यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएगी। लार्ज सेल को हम कहेंगे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte। अब यहां पर सेकेंडरी oocyte बना, और स्मॉल सेल को हम कहेंगे यहां पर पोलर बॉडी। स्मॉल सेल को हम कहेंगे पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी यहां पर बनती है ये। अब देखिए, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, तो तुरंत इसके बाद में मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मियोसिस सेकंड होगा। लेकिन यहां पर मियोसिस सेकंड की जो मेटाफेज स्टेज है, ध्यान रखें, मेटाफेज जो स्टेज है, इस मेटाफेज स्टेज में वापिस यहां पर रीअरेस्ट होगा। फिर यहां पर डिवीजन को इनहिबिट करने वाले फैक्टर एक्टिव होंगे, और वापिस ये डिवीजन है वो रीअरेस्ट होगा। तो क्वेश्चन आपका ये होता है कि यहाँ दोबारा अरेस्ट कब होता है, दोबारा अरेस्ट होगा यहाँ पर मेटाफेज स्टेज के अंदर, और मियोसिस सेकंड की मेटाफेज स्टेज है, अपन मेटाफेज सेकंड बोल सकते हैं, उसमें यहाँ पर रीअरेस्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये एक बार पहले अरेस्ट हुआ था, एक बार अब अरेस्ट हो रहा है। यहाँ पर एक ही समय में ये मियोसिस इस oogenesis के दौरान दो बार 2 टाइम यहाँ पर अरेस्ट हो गया। फर्स्ट अरेस्टिंग कब हुई थी यहाँ पर, तो आप कहोगे प्रोपेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। सेकंड अरेस्टिंग कब हुई यहाँ पर, तो आप कहोगे यहाँ जो ओवुलेशन है उसके कुछ समय पहले यहां जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने वाला था, उस समय कुछ फैक्टर्स है, इनहिबिटिंग फैक्टर एक्टिव हुए, और मियोसिस से जो सेकंड है उसकी मेटाफेज सेकंड में इसको अरेस्ट कर दिया यहां। तो इस प्रकार की जो घटना यहां पर घटित होती है, जिसमें अब जो है स्टेज जो होगी वो सेकेंडरी oocyte के रूप में होगी, और एक पोलर बॉडी यहां पर बन गई है। तो ये सब घटना कहां पर हो रही है, तो फॉलिकुलोजेनेसिस में हमने क्या किया था, हमने बताया था कि ग्रेपिन फॉलिकल्स बनते हैं। उस ग्रेपिन फॉलिकल के अंदर यहां पर आप किस स्टेज के अंदर है, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर यहां पर ये ग्रेपिन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है। अब इसी सेकेंडरी फॉलिकल oocyte के अंदर यहाँ तो ग्रेपिन फॉलिकल था, ये आपके पास में ग्रेपिन फॉलिकल है। इस ग्रेपिन फॉलिकल के अंदर यहाँ पर ये ओवम है। इस ओवम के बाहर की साइड में यहाँ एक कैविटी है, या इस कैविटी, ये इस प्रकार से एक कैविटी है। ये कैविटी हम बना सकते हैं एक जनरल स्ट्रक्चर जो कल हमने की थी, ये कैविटी है। इस कैविटी को हम कहेंगे एंट्रम। इस कैविटी के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम कहेंगे लिक्वर फॉलिकुलाई कहेंगे यहाँ। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक अब डिवीजन हो गया था, यहाँ एप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इस एप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया यहाँ पर सेकेंडरी oocyte कहेंगे यहाँ। अब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर कनेक्ट है कुछ विशेष प्रकार की सेल्स से। यहाँ ये जो सेल्स है, ये एक अपन कह सकते हैं इसको ड्रम हिल के नाम से जानते हैं।
इसे ड्रम हिल कहेंगे। यहाँ ड्रम हिल का मीनिंग है यहाँ पर आप कहोगे ड्रम हिल, और इसका एक नाम और भी है डिस्कस प्रोलीजेरस, डिस्कस प्रोलीजेरस, और भी इसका एक नाम दे दिया गया है यहाँ पर कोमुलस ओपोरस, कई नाम इसके दिए गए हैं। और इसके चारों तरफ और यहाँ स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के यहाँ सराउंडिंग एक स्ट्रक्चर और होती है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर जोना पेलिसुडा। इसके चारों तरफ एक सेलुलर और स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर कहेंगे कोरोना रेडिएटा। ये बात हमें पहले कर चुके हैं, यहाँ ध्यान रखें। तो कोरोना रेडिएटा ये बनी। इसके बाहर की साइड में यहाँ ग्रेनुलोसा लेयर है, ये एक लेयर है, एक लेयर है। बाहरी लेयर को अपने यहाँ पर कहेंगे थीका एक्सटर्ना, आंतरिक लेयर को हम कहेंगे थीका इंटरना, और ये लेयर है यहाँ पर ग्रेनुलोसा। तो शॉर्ट में ही मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं। ये सब ओवुलेशन के टाइम में यहाँ पर बनता है। अब यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा ये सेकेंडरी oocyte है ग्रेपिन फॉलिकल के अंदर। ये क्या है, किस स्टेज में यहां बनाया, सेकेंडरी oocyte है। प्रचलित जो वर्ड है इसका, मैं कल मैंने कहा कि इसका जो ओवम वर्ड काम में लेते हैं, एक्चुअल में ओवम होता नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर एक हार्मोन इफेक्ट करेगा, उस हार्मोन को अपन कहेंगे LH। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में अमाउंट ऑफ LH है वो इंक्रीज होगी। हार्मोनल का इफेक्ट एक सेपरेट अपन लेक्चर लेंगे, लेकिन फिर भी एक हार्मोन का यहाँ पर नाम ले रहा हूं। डिफरेंट हार्मोन यहाँ पर फंक्शन करते हैं इस पूरी रिएक्शन में। एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है, अपन कह सकते हैं गोनेडियल हार्मोन है, और ओवेरियन हार्मोन है। ये सब मिलके यहाँ पर फंक्शन करते हैं। यहाँ तो LH की प्रेजेंस में ये रैप्चर होगा। जैसे ये रैप्चर होगा, ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगी। यहाँ रैप्चर होने से ये सेकेंडरी oocyte बाहर हो गया। अब आप देखिए, ये सेकेंडरी oocyte बाहर आया है, लेकिन यहां मेटाफेज सेकंड के अंदर अरेस्टेड डिवीजन है। मियोसिस अभी इनकम्प्लीट है, मियोसिस पूरा नहीं हुआ इसका। यहां पर इसके अंदर ये एक संरचना है, इसमें आप देखोगे जो ये जगह खाली बनी, यहां खाली जगह बनी, इस पर एक पीले रंग की कुछ येलो कलर की कणिकाएं ग्रेन्यूल डेवलप होगी। इन ग्रेन्यूल को अपन कहेंगे ल्यूटियल ग्रेन्यूल। इसके साथ में कुछ पिगमेंट बनेंगे, पिगमेंट इसको येलो कलर प्रदान करेगा। यहां पर ये ल्यूटियल ग्रेन्यूल है, एक हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन को अपन कहेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ऐसी स्ट्रक्चर जो बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। और इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया कार्पस ल्यूटियम। ऐसी स्ट्रक्चर है वो कार्पस ल्यूटियम। आफ्टर द ओवुलेशन, द प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन in the place of the oocyte, secondary oocyte, some yellow granules are developed and some pigmented granules, pigmented structure are developed. Both structures are secrete a special type of a hormone is called the progesterone hormone. The structure known as the corpus luteum, so called temporary endocrine gland. Due to it is formed in mid of the menstrual cycle, when the ova are not fertilized, this structure is degenerated. तो ये हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। यहाँ तो ये ओवा बना। यहाँ अपने को बात क्या ध्यान रखनी है कि जो ओवा नाम ले रहे हैं एक्चुअल में ओवा नहीं है। ओवुलेशन के समय ये सेकेंडरी oocyte होता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेटाफेज सेकंड में फिर अरेस्ट पड़ा है। यहाँ अब देखिए, ये जो आगे ओवा कहां जाएगा, तो हमने यहाँ पर पूर्व में स्ट्रक्चरली हमने यहाँ पर अध्ययन किया था, स्टडी की थी कि आप देखोगे कि ये ओवेरी है, ये ओवेरी है। यहाँ पर इस ओवेरी के ऊपर है यहाँ पर फिम्बरी प्रेजेंट है ये, और इसे इधर से ओवा आ गया। तो ओवा का मीनिंग सेकेंडरी oocyte आ गया। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है और एप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ इसमें अरेस्ट डिवीजन है, तो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एंटर करेगी। यहाँ
स्ट्रक्चर एंटर कहां करेगी, ये इसके अंदर एंटर कर रही है और अंदर कहां चली जाएगी, ये ओविडक्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर यहां पर चली जाएगी है। अब इस ओविडक्ट में यहां पर आगे आएगी तो यहां से हो सकता है कोई स्पर्म इधर आ जाए, स्पर्म आ जाएगी, स्पर्म के साथ में इसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है जो ये सेकेंडरी oocyte है इसके यहां पर स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा। तो अब यहां आप देखोगे कि ये डिवीजन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ये डिवीजन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। ये डिवीजन इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा है कि इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं है, ये सेकेंडरी oocyte है, एप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte। ये डिवीजन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल है, एक्चुअल में सेंट्रियोल एब्सेंट है, इसलिए डिवीजन नहीं कर रहा। तब आप देखिए स्पर्म की स्ट्रक्चर हमने की थी तो नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल आपको बताए थे, जिसमें 1 सेंट्रियोल क्या था यहाँ पर, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सेकंड सेंट्रियोल क्या था यहाँ पर, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल ने वहां पर अपना फंक्शन किया और कन्वर्ट इनटू द एक्सियल फिलामेंट है। तो एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन है किसने किया, सेकेंडरी यहाँ पर जो सेंट्रियोल था उसने किया। प्राइमरी सेंट्रियोल मैंने यहाँ पर बताया था प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, वो क्या करेगा यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल है या फर्टिलाइजेशन करवाएगा या। तो ये सेंट्रियोल या किसका सेंट्रियोल आएगा, स्पर्म का सेंट्रियोल जैसे ही आएगा तो इसके अंदर ये डिवीजन होगा तब 2 स्ट्रक्चर बनेगी। एक स्ट्रक्चर एप्लॉइड है, दूसरी स्ट्रक्चर एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनेगी। एप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है इसको हम अब ये क्या है, एक ओवा या ओवम कहेंगे और इसे हम सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ पर, सेकेंड पोलर बॉडी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। तो इसका मीनिंग आपके पास में पोलर बॉडी कितनी बनी, 2 पोलर बॉडी बनी। इसका मीनिंग आपके पास में सेकेंडरी oocyte है, उसके अंदर जो आगे का डिवीजन कंप्लीट करने में कौन हेल्पफुल है, तो आगे का डिवीजन कंप्लीट करने में हेल्पफुल है यहाँ पर स्पर्म है। स्पर्म की प्रेजेंस भी होगा, स्पर्म यदि नहीं मिला है, यहाँ यदि कोइटस नहीं हुआ है फीमेल का, यदि इंटरकोर्स फीमेल का नहीं हुआ है तो स्पर्म यहां पर इनसेमिनेशन नहीं हुआ है तो स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो they do not occur of the second meiotic division and after some time the secondary oocyte will be degenerate and ova will be degenerated. In these conditions then आप यह कहोगे the presence of the sperm centriole, the second meiotic division will be completed and then form a 2 type of structure. One is large, second is small structure. Large structure known as the ova and second the small structure known as the polar body. Polar body, how many polar body form in the human case? In case of the human, there are 2 polar body form in the female woman. तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सेकंड जो लार्ज स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे ओवा। ओवा की लाइफ है नियर अबाउट 24 to 48 आवर। तो यह ओविडक्ट के अंदर यदि इन बिटवीन या ओवा जो है वो कंप्लीटली फर्टिलाइज कर जाता है या मेल और फीमेल के या न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आगे की लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी। या तो इस प्रकार की एक यहाँ कंडीशंस होती है। इस कंडीशंस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे यहाँ पर oogenesis की कंडीशन कहेंगे, जिसके अंदर स्पर्म है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। आपके सामने एक एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है। एनसीईआरटी इसी डायग्राम के द्वारा oogenesis को यहाँ डिस्क्राइब कर रही है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा ये एक लाइफ है, इस लाइफ को कहेंगे फिटल लाइफ। ये दूसरी लाइफ है यहाँ पर है, दूसरे साइड में यहाँ पर कहेंगे ये चाइल्ड बेबी आफ्टर बर्थ की बात कह रहा हूं। ये तीसरी कंडीशन है, इसको कह रहे हैं हम एडल्ट की लाइफ या रिप्रोडक्टिव लाइफ कहेंगे या प्यूबर्टी अपन कह सकते हैं, उस लाइफ को कह रहे हैं। फिटल लाइफ है, ये जो लाइफ है इसको हमें मल्टीप्लीकेशन फेज भी, मल्टीप्लीकेशन फेज है, इसके नाम से भी अपन जानते हैं। जो ये आफ्टर बर्थ और प्यूबर्टी के बीच की लाइफ है इसको हम ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। और जो एडल्ट लाइफ है इसको हमें मैच्योरेशन लाइफ के मैच्योरेशन फेज भी इसे कह सकते हैं इसे। तो ये एक एनसीईआरटी के अंदर इसी प्रकार का डायग्राम दे रखा है और यही से क्वेश्चन यहाँ डायग्रामेटिकली पूछ सकते हैं और कंसेप्ट के साथ में पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने कहा कंसेप्ट यदि आपके oogenesis का क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे। यहाँ आपको चाहिए क्रिस्टल क्लियर नॉलेज। ठीक है बच्चों, अब आप अपना पूरा एक बार ब्रेन है इसके ऊपर लगा दीजिएगा, पूरा कंसंट्रेशन आपका इस बोर्ड के ऊपर हो। मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एप्लॉइड स्ट्रक्चर आपके सामने कहां से आई, पीजीसी से आई। पीजीसी क्या थी, एक डिप्लॉइड सेल है। ये एक फिटल लाइफ दे रहा है, यहां पर एक फिटल लाइफ दे रहा है। तो मैंने कहा बाय द माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस जो है ये हुआ। इस माइटोसिस से
एक पीजीसी से एक ओगोनियम बना, फिर ओगोनियम के ऐसे क्लस्टर बने, ये मेनी ओगोनियम यहां पर शो कर रहा है, एक क्लस्टर ऑफ ओगोनियम शो कर रहा है, या ये ओगोनियम दो कब बने, या पिटल लाइक में बने। यहां इसी स्टेज के दौरान मैंने कहा कि ये ओगोनियम कन्वर्ट होती है किसके अंदर, प्राइमरी oocyte के अंदर। ये यहां पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यहां पर प्राइमरी oocyte क्या है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, या वो यहां पर बन रहे हैं। अब ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होगी, आप देखोगे इसमें मैंने कहा कि प्रारंभिक तौर पे यहां 6 से 7 लाख ओगोनियम बनते हैं। इसके बाद में आप देखोगे लैक ओगोनियम बनेंगे, प्राइमरी oocyte है वो यहां पर बचेंगे, केवल 2 लाख के प्राइमरी oocyte है यहां पर रिमेनिंग रहेंगे। यहां अब यहां बर्थ हो जाएगा, तो बर्थ के समय आपके पास में ये 2 लाख के प्राइमरी oocyte है, बाकी यहां डीजेनरेट हो गए तो उसे अपन कहेंगे एट्रेटिक पॉलिकल्स कहेंगे। इस बात को आप समझे। अब यहां डिवीजन मैंने कहा फर्स्ट, ये कह रहा है प्राइमरी oocyte है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियोर टू दी ओवुलेशन। यहां ये एक स्टेज है, यहां डिवीजन स्टार्ट हुआ था लेकिन अरेस्ट हो गया। अरेस्ट कहां हुआ था, प्रोपेज बस्ट में हुआ। प्रोपेज बस्ट में कहां हुआ था, डिप्लोटीन के अंदर हुआ अरेस्ट। अब अरेस्ट कंडीशन में यहां बर्थ होता है बेबी का, चाइल्ड गर्ल का। अब चाइल्ड गर्ल जैसे ही यहां बर्थ होगी तो प्राइमरी oocyte में यहां पर बर्थ होगी, फिर यहां एक लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक प्यूबर्टी स्टेज आएगी जो ये दिखाई गई है। बर्थ के बाद में ये डॉट डॉट यहां दिखाया गया है, इसका मीनिंग है बर्थ हो गया। बर्थ के बाद में चाइल्डहुड और प्यूबर्टी स्टेज आई। ये जो बीच का टाइम है, ये बर्थ टू प्यूबर्टी का टाइम है। इस समय कोई चेंजेज नहीं होगा, केवल ये क्या है, इसकी ग्रोथ फेज है, ये कह सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो ग्रोथ फेज है मेमल्स के अंदर, मेमल्स की बात करें तो ग्रोथ फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। वुमन के अंदर यदि बात करें तो मैच्योरेशन फेज इन केस ऑफ वुमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। इन वुमन आपसे कहे कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, मैच्योरेशन फेज इज लॉन्गेस्ट फेज इन वुमन। बट इन अदर देन वुमन तो आंसर आएगा यहाँ पर अदर देन वुमन या अदर देन एनिमल्स की बात करें, यहाँ मेमल्स, अदर देन मेमल्स। इसके अंदर यहां पर वेटेलोजेनेसिस होता है। इसके कारण क्या होता है, अदर देन मेमल में वेटेलोजेनेसिस होने के कारण लॉन्गेस्ट फेज क्या हो जाती है, ग्रोथ फेज हो जाती है। और वुमन के अंदर ग्रोथ फेज कौन सी होती है, वुमन के अंदर ग्रोथ फेज है वो मैच्योरेशन फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है या, और अदर देन मेमल है इसके अंदर लॉन्गेस्ट फेज है, ये ग्रोथ फेज है। तो ये एक यहाँ नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसमें आप कई बार अपन गलत कर देते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो यहां मैं बता रहा है कि ये अरेस्ट हो गया। अब ये कह रहा है प्रायर टू ओवुलेशन कितना पहले, तो करीब 36 से लेकर 46 से लेकर 36 से लेकर यहां पर 48 आवर, इसके बीच में डिवीजन कंप्लीट होगा। यहां पर डिवीजन मियोसिस कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो एक पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा यहां पर सेकेंडरी oocyte बन जाएगा आपके पास में। अब ये सेकेंडरी oocyte जैसे ही बना तो यहां पर मियोसिस सेकंड हुआ, लेकिन मेटाफेज के अंदर यहां मैंने अभी बताया था आपको, मेटाफेज में फिर यहां पर अरेस्ट हो गया तो डिवीजन नहीं हुआ। फिर ओवुलेशन हो रहा है, आफ्टर ओवुलेशन है द ओवा जिसे अपन कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में है क्या, सेकेंडरी oocyte रिचेज इन दी ओविडक्ट, फैलोपियन डक्ट थ्रू द फिम्ब्री एंड इन्फंडिबुलम। वहां पर जाके अब यह कंडीशन डिपेंड करता है कि स्पर्म है या नहीं। स्पर्म यदि है तो डिवीजन आगे का कंप्लीट होगा, स्पर्म यदि कांटेक्ट में नहीं आ रहा तो ये डिवीजन नहीं होगा, अर्थात ओवा नहीं बनेगा। कब, जब आपके पास में क्या नहीं है, स्पर्म नहीं है। यदि इंटरकोर्स हुआ है, यदि कोइटस हुआ है, यदि इंसेमिनेशन हुआ है तो यहां पर स्पर्म आएगा, इसके पास में स्पर्म आएगा और स्पर्म की प्रेजेंस में यहां डिवीजन कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होगा तो यहां सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवा यहां पर बनेगा। तो इस कंसेप्ट है, ये जो वर्ड दे रखा है इसके पीछे एक अच्छा कंसेप्ट दे रखा है। इस कंसेप्ट के तहत हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ओवा यहां बनता है और ओवम फिर फर्टिलाइज होकर यहां आगे प्रोजेनी की लाइफ है वो स्टार्ट करता है। तो मैं यहां
अब समझ सकता हूं कि oogenesis का जो कंसेप्ट अपना था वो आप यहां पर समझ गए होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ऐसे हमें इसी प्रकार से क्रिस्टल क्लियर बात करते हुए और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ oogenesis की जो स्लाइड हमने फॉर्म की है, इस स्लाइड के द्वारा हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से oogenesis है वो हो रहा है। तो आप कहोगे यहाँ पर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ द मिलियन गैमेट्स से, कपल का मीनिंग है यहाँ पर जो ओवेरी है, उस ओवेरी के द्वारा एक कपल ऑफ ओवेरी है, इसके द्वारा मिलियंस गैमेट बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा था नहीं, पहले 6 to 7, उसके बाद में 2 लाख, उसके बाद में यहाँ 60,000 to 80,000 है, ये यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म किए जाते हैं। ये डिफरेंट लाइफ में यहाँ मदर सेल्स या ओगोनिया आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवेरी, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर दी बर्थ के बाद में कोई ओगोनिया नहीं बनेगा। इसका मीनिंग आप कहोगे कि बर्थ के टाइम में प्राइमरी oocyte जो था, मान लो 2 लाख था, तो बर्थ के बाद में अब बर्थ हुआ तो बर्थ के टाइम में प्राइमरी oocyte कितने मिलेंगे? प्राइमरी oocyte 2 लाख ही मिलेंगे। इसके यहाँ 3 लाख नहीं हो सकते, डिवीजन नहीं हो सकता, डिवीजन अरेस्ट है, कम जरूर हो जाएंगे, इससे कम हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे आपके पास में? 60 से 80,000 है यहाँ पर, वो बचेंगे यहाँ। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है ओगोनिया आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। यहाँ तो जो पहले ओगोनिया बनती है ये डिप्लॉयड है, प्राइमरी oocyte बनता है ये भी डिप्लॉयड है, ओगोनिया और ये प्राइमरी oocyte है, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसके बाद में आप देखोगे कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन रही है। नेक्स्ट कह रहा है ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी अंटिल मेनोपॉज, after puberty until menopause, gonadotropin, FSH and LH secreted by the anterior pituitary further stimulate the development of several primordial follicles, although only one will be typically reach the maturity needed for the ovulation। तो ये FSH और LH हार्मोन के इफेक्ट से यहाँ पर वो एक जो कोई भी फॉलिकल है वो यहाँ पहुंच पाता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और वो आगे चल के फिर यहाँ पर बनाता है क्या? ओवा बनाएगा, आगे की रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज बस्ट। कौन सी सेल है? यहाँ आपके कह सकते हैं कि प्राइमरी oocyte है, ये यहाँ पर ये स्टार्ट होगी, मियोसिस बनेगी, तो मियोसिस से प्रोफेज बस्ट में एंटर होगी और डिप्लोटीन में जाके यहाँ पर अरेस्ट होगी। यहाँ तो मियोटिक डिवीजन एंड गेट द टेम्परेरी अरेस्ट एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। इस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये जो प्राइमरी oocyte मैंने यहाँ पर बनाया ये होगा, डिप्लॉयड है। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa and is called the primary follicle। एक चीज और आप ध्यान रखिए यहाँ, तो ये प्राइमरी oocyte बना, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या आता है? यहाँ पर इस प्रकार की जो सेल है, इस सेल को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ग्रेन्युलोसा सेल कहेंगे। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पहले प्रिमोर्डियल जो सेल बनती है, इसके चारों तरफ यहाँ पर जो सेल बनती है, ये सेल ऐसी सेल तो स्क्वेमस प्रकार की या फ्लैट सेल होती है, स्क्वेमस है। और ये फिर यहाँ पर FSH के प्रभाव से यहाँ इसके चारों तरफ जो सेल बनेगी, तो ये सेल इस प्रकार से ऐसी स्ट्रक्चर लिए हुए बनेगी। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कॉलमनर प्रकार की सेल, कॉलमन एपिथेलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी नीट का कि यहाँ पर किस प्रकार की सेल बनती है। तो आप कहोगे यहाँ पर कॉलमन एपिथेलियम यहाँ पर बनेगा, और ये कॉलमन एपिथेलियम यहाँ पर एस्ट्रोजन है हार्मोन है वो रिलीज करेगी। तो यहाँ एक जस्ट आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाई है। तो ये जो लाइन कह रहा है ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राइमरी oocyte कहेंगे। यहाँ पर ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल एंड इट्स कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल सेल। तो ये फॉलिकल सेल बना क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल सेल यहाँ पर बन गया। पहले था प्रीमोर्डियल फॉलिकल और ये क्या बना यहाँ पर? प्राइमरी फॉलिकल बना यहाँ। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? फिर कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ए प्रोसेस नोन एज द एट्रेसिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट्रेसिया। व्हाट डू यू मीन अबाउट एट्रेसिया? एट्रेसिया का मीनिंग क्या बताया आपको? एट्रेसिया का मीनिंग डीजनरेशन ऑफ द फॉलिकल सेल फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लाइफ टू प्यूबर्टी। इसीलिए यहाँ इतने कम नंबर बचते हैं।
Therefore, at puberty, only 60 to 80,000 primary follicles are left in the each ovary. The primary follicles get surrounded by more layer of the granulosa cell and a new theca are called secondary follicle. तो प्राइमरी फॉलिकल था, ये प्राइमरी फॉलिकल था, इसके चारों तरफ यहां पर जो सेल बनती है, ये सेल है यहां पर बताई गई है, ये कोलमनर टाइप की सेल है, प्राइमरी फॉलिकल है। अब यहां पर सेकेंडरी फॉलिकल में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो इस प्रकार से अनेक स्तर बन जाता है। इस अनेक स्तर को हम क्या कहेंगे, यहां इस प्रकार की एक स्तरीय संरचना का निर्माण हो जाता है, या तो एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया। ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, थीका सेल कहेंगे, या जो एस्ट्रोजन हार्मोन यहां पर रिलीज करेगी। तो ये भी यहां पर एक 2n प्राइमरी oocyte है और 2n स्ट्रक्चर है। यहां अभी भी डिवीजन आगे स्टार्ट नहीं हुआ है। The primary follicle gets surrounded by more layer of the granulosa cell and a new theca and are called the secondary follicle. तो अब ये क्या कहेगा, इसे हम कहेंगे secondary follicles कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है, these secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized by the effluid cavity called antrum. अब यहाँ एक चेंजेज और क्या हो रहा है, नेक्स्ट चेंजेज कह रहा है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बन रही है, इसके अंदर यहाँ पर ये क्या बना, ये एक स्ट्रक्चर बनी, इसके अंदर यहाँ पर एक केविटी बन जाती है, एक इस प्रकार की केविटी बन जाती है। इस केविटी को हम कहेंगे यहाँ एंट्रम। एंट्रम का निर्माण हो जाता है। जैसी एंट्रम बन जाती है तो ऐसी स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया, ऐसे हम कहेंगे टर्सरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर कहेंगे यहाँ। तो ऑर्गेनाइज इनटू ए इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इसके बाद में और क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर आउटर और इनर एक लेयर बनेगी। यहाँ पर एक लेयर बनेगी जो सेलुलर लेयर है, और इसके बाद में एक लेयर और बनेगी, ये भी सेलुलर लेयर है यहाँ। तो आउटर साइड में जो लेयर बनती है इसको हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना, इस लेयर को हम कहेंगे थीका इंटरना के नाम से जानेंगे। यहाँ थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना यहाँ पर बन गई है। The innermost layer of the granulosa cell become firmly attached to the zona pellucida and it is now called the corona radiata. अब यहाँ पर आगे एक चीज और देखिएगा, यहाँ इसके जो ये ओवम है, इसकी सराउंडिंग एक स्ट्रक्चर बनती है जो गोल्जी काय के गोल्जी बॉडी यहाँ बना रही है, इसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा मैंने कहा था ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, और नॉन सेलुलर और ए सेलुलर स्ट्रक्चर यहां पर बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट का। यहां पर आप देखिएगा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जोना पेलुसिडा है वो कहां बनती है, तो आप कहोगे ये जोना पेलुसिडा टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर यहां बनती है, अर्थात इस समय यहां पर हो सकता है सेकेंडरी oocyte यहां पर बन गया हो। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है जो बन रही है, इसे जोना पेलुसिडा कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। इसी के चारों तरफ आप देखोगे कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ बनती है, डेवलप हो रही है। ऐसी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर सेलुलर कोशिकाओं से यहाँ पर बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ पर कोरोना रेडिएटा के नाम से इसे जानते हैं। तो कोरोना रेडिएटा का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये बात यहाँ करें, अटैच टू दी जोना पेलुसिडा एंड इज नाउ कॉल्ड दी कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा फिर यहाँ पर आप देखोगे ऐसी सेल से जिसे ड्रम हिल कहेंगे, उससे जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार का जो चेंजेस यहाँ पर होता है, तो ये हम समझ सकते हैं। द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल्स ग्रो इन साइज एंड द कंप्लीट एट ए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उसी समय कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट कर लिया, जिससे क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो गया है यहाँ पर। और सेकेंडरी oocyte का निर्माण होते ही यहाँ जोना पेलुसिडा बन जाती है। इट इज एन unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a teeny फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये क्या थी, या 2n स्ट्रक्चर, इसमें डिवीजन हुआ और एक बड़ी स्ट्रक्चर बनी, एक छोटी स्ट्रक्चर बनी, हैप्लॉइड है ये। डिवीजन कैसा हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ। तो इसको अपन कहेंगे सेकेंडरी oocyte कहेंगे, और इसको कहेंगे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। तो ये हमें एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया था, वहां पर
समझा था कि इस प्रकार से फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर फॉर्म होगा। दीज सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ यहाँ एक क्या कह सकती हैं कि साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार की एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। Then the tertiary follicle further change into the mature follicle known as the Graphene follicle। लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है जिसे अपन Graphene follicle कहेंगे। The secondary oocyte form a new membrane is called zona pellucida, जिसकी बात हम कर चुके हैं। फिर आपको मैं बता सकता हूं कि यहाँ पर ये क्या बना है, यहाँ पर एक एन स्ट्रक्चर बनी, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte कहेंगे। इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनती है, ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, इसे हम कहेंगे जोना पेलुसिडा कहेंगे। इस जोना पेलुसिडा के चारों तरफ फिर एक मेम्ब्रेन बनती है, यहां पर ये कोशिकाओं की मेम्ब्रेन है, ये एक सेलुलर मेम्ब्रेन है। इस सेलुलर मेम्ब्रेन का नाम दे दिया गया ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं। इस सेलुलर मेम्ब्रेन का नाम दे दिया गया यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं हैं, ग्रेनुलोसा की कोशिकाएं हैं। और ये बनाती है क्या, कोरोना रेडिएटा का निर्माण करेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप ये एक स्ट्रक्चर बना सकते हो यहाँ। देन Zona pellucida is a glycoprotein layer surrounding it. The Graphene follicle now rupture to the release the secondary oocyte, जिसे अपन प्रचलित वर्ड क्या ovum from the ovary by the process is called ovulation, जो एक LH हार्मोन की प्रेजेंस में ये होती है। At ovulation the secondary oocyte is expelled into the pelvic cavity together with the फर्स्ट पोलर बॉडी एंड कोरोना रेडिएटा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना रेडिएटा के साथ में यहाँ बाहर निकलेगी। व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द सेल डिजेनरेट, यदि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो सेल थी यहाँ और यहाँ पर स्पर्म नहीं आया तो ये डिजेनरेट हो जाएगी यहाँ पर। एंड इफ स्पर्म आर प्रेजेंट इन द यूट्राइन ट्यूब or fallopian tube and penetrate the secondary oocyte, however meiosis second is resume, meiosis second है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। Then the oogenesis process is completed by three process. First is the multiplication phase, median of the oogonia form in the fetal stage and oogonia multiply mitotically and form primary oocyte. Then growth phase, the growth phase is a longest phase of the primary oocyte। इसकी लॉन्गेस्ट है, किसके अंदर लॉन्गेस्ट है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स है, इसके अंदर सबसे लंबी होती है, लॉन्ग होती है। यहाँ पर सेल अरेस्ट इन द डिप्लोटीन ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, यहाँ पर इसी में अरेस्ट हो जाती है डिप्लोटीन फर्स्ट में। दिस कंडीशन लास्ट टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय तक ये कंडीशन रहती है। मैच्योरेशन स्टेज है वुमन के अंदर, ये कौन सी स्टेज है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है ये इन केस ऑफ वुमन, ध्यान रखना वुमन के अंदर है, इस प्रकार की है। The meiosis first of primary oocyte completed within the tertiary follicles and the primary oocyte give rise to secondary oocyte. Secondary oocyte completed meiosis second to give rise to large ooted cell या ovum and the small polar body. ooted cell का मीनिंग है यहाँ पर ओवम या स्मॉल पोलर बॉडी या एंड में प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, जो मैंने यहाँ पर कहा था कि ये आपके पास में सेकेंडरी oocyte था जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थी और इसमें यहाँ पर अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो एक यहाँ फिर लार्ज स्ट्रक्चर और एक स्मॉल स्ट्रक्चर, इसे आप क्या कहोगे, सेकेंड पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनी इस स्ट्रक्चर को हम ओवम कहते हैं और किसकी प्रेजेंस में ये होती है, स्पर्म की प्रेजेंस में ये घटनाएं, ये इवेंट यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को ओवम या इसी का नाम दे दिया गया। ऊटिड भी इसके लिए कई बार वर्ड काम में लेते हैं, तो ऊटिड यहाँ पर बन जाता है, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। द ऊटिड सेल ग्रो इनटू द फंक्शनल ओवम और हैप्लॉइड ओवम इन ह्यूमन। ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलीज करता है, तो ये कई बार पूछा गया है नीट के अंदर। तो किस स्टेज में होता है, तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में। मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब यूजुअली आफ्टर द स्पर्म हैज एंटर्ड द सेकेंडरी oocyte फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये बात हम कर चुके हैं पहले।
इसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आती है वो फिर इसके नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में ये स्ट्रक्चर का अपन आगे अध्ययन करेंगे यहाँ। तो यहाँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने यहाँ पर किया, जिसमें हमें यहाँ पर बता सकते हैं कि किस प्रकार से oogenesis हुआ। oogenesis से फीमेल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्टेज बनती है उसमें कैसी मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट होता है, कैसी मियोसिस सेकंड अरेस्ट होता है और कहां पर ये स्टार्ट होता है और कितने यहाँ पर फॉलिकल्स बनते हैं, कितने यहाँ पर ओवम बनते हैं, ये सब बातों का हमने डिस्कस किया। इन सब जो पॉइंट्स है उस पर हमने डिस्कस किया और एक नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और अपनी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमने समझने का बड़े सरल तरीके से समझने का प्रयास किया। तो मैं यहाँ पर आशा रखता हूं कि आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह इस टॉपिक को समझ गए होंगे। यदि थोड़ा कहीं पर कंफ्यूज हो तो आप इसे एक बार और इस लेक्चर को सुने और इसको कंसेप्ट को क्लियर करें यहाँ। तो जब हम क्लियर कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो ये बात है यहाँ पर समझ में आपके आई होगी। इसका क्वेश्चन हम डीपीपी के द्वारा इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ में हम बने रहेंगे, आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फिर तैयार होके आएंगे। तो तब तक इसको आप रिवाइज कीजिए और अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच।